सब साथियों को लाल सलाम। आप कोई भी नहीं बोल रहा लाल सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक के हाथ में रणसुभे सर जी का भाषण हो। हाय सबके हाथ में प्रत्येकाला मिळालेला आहे। हां, तो असं कर बरं का। अरे नंतरच दे, आता मी बोलून मोकळा होते। अपने ये जो सम्मेलन अध्यक्ष है रणसुभे सर जी, वैसे तो वो मेरे भी सर है, मेरे पिताश्री के समान है। और इस सभागृह में, इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राध्यापक है, लेखक है, कवि है, उनके भी वो पिता समान है। तो मैंने उनको फ़ोन किया 2 बार 4 बार, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था। तो मैं अस्वस्थ हो गया, ये अपने सर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। उनकी तो आदत ऐसी है कि दूसरी बार जब बेल बजती है तब वो फ़ोन उठाते हैं। तो मैंने 3 बार फ़ोन किया, फिर भी वो नहीं उठा रहे थे। आधे घंटे के बाद उनका फ़ोन आ गया। उनका आवाज़ क्षीण हो गया था और वो एक ही सेंटेंस बोले कि मैं सम्मेलन नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं इसी वक्त आईसीयू में हूँ, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ। मैंने उनको कहा पहला फ़ोन खाली रखो, नीचे रखो। यदि आईसीयू में है तो हम बात क्यों कर रहे हो। एक फ़ोन जो है अपने ताई के पास दे दो, उनकी मिसेस। तो उन्होंने कहा आकस्मिक ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। नहीं तो इस सम्मेलन को आते थे, अपने साथ मिलते थे। मैंने ही उनको कहा सम्मेलन होने वाला है, हो जाने वाला है, आपके आशीर्वाद उसके पीछे है, आप इधर मत आओ, पहले अपनी तबीयत अच्छी होने दो। इसलिए वो सम्मेलन के लिए नहीं आए। तो उन्होंने कहा मैंने जो भाषण लिखा है, जो छपा है, वो उस सम्मेलन में उसकी थोड़ी जिस्ट दे दो लोगों को ले। ये भाषण मराठी है और हिंदी भाषा बोलने लिखने वालों ने लिखा है मराठी में। वैसे तो वो हिंदी के हैं, मराठी में कम लिखते हैं, कम बोलते हैं, हिंदी में ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। ये जो भाषण आपके हाथ आने वाला है वो वैसे तो बड़ा विस्तृत भाषण है, मेरे ख्याल से 20 पेजेस का भाषण है। ये प्रिंटेड कॉपी आप सभी को मिलने वाली है, इसलिए मैं ये भाषण नहीं पढ़ूंगा। आप घर जाकर इधर बैठकर पढ़ सकते हो। इस भाषण की जो जिस्ट होती है मैं उनके ही नाम से आपसे बताने जा रहा हूँ। इस भाषण के 3 हिस्से हो जाते हैं। पहला हिस्सा अन्ना भाऊ, उनका काल, उनका कर्तृत्व, उनकी खासियत, प्रगतिशील साहित्य में उनका योगदान, जो सारे मूवमेंट्स हो गई थी, हो रही है, तुम्ही असं समजू नका मोबाईल वाजला की मी भाषण बंद करणार। मला जेवढं बोलायचं ते बोलून जाणार आहे। आणि एका महान लेखकाचं भाषण मी तुम्हाला सांगतोय, त्यामुळे आपल्या फोनचा आवाज थोडा वेळ बंद करा आज आणि उद्या। दूसरा जो पार्ट है इस पेज का, अन्ना भाऊ के बाद, बाबा साहब के बाद, फुले शाहू अम्बेडकर के बाद आज इस देश की हालत कैसी है, क्यों है। और तीसरा पार्ट जो है, इस हालत में सुधार लाने के लिए हमें क्या क्या करना है। आप सभी को पता है अन्ना भाऊ साठे महाराष्ट्र के एक मातंग नाम की कास्ट से आगे आया हुआ, पेट के लिए बम्बई के झोपड़पट्टी में गया हुआ और क्रांति का सपना लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में भर्ती
होने वाला एक बच्चा अन्ना भाऊ साठे, जो स्कूल में कभी भी नहीं गया। बम्बई का फुटपाथ, बम्बई का आंदोलन, बम्बई की क्रांतिकारी घटनाएं उसके स्कूल बनी। उसी स्कूल में अन्ना भाऊ पढ़ते रहे, उसी स्कूल में अन्ना भाऊ लिखते रहे। जिनकी शाला ही फुटपाथ हो जाती है और रणांगन हो जाती है, उनका साहित्य भी अलग तरह से बन जाता है। उनके पास अपने जैसा कोई स्कूल का टेक्स्ट बुक नहीं होता। जो टेक्स्ट बुक होता है वो लड़ने का टेक्स्ट बुक होता है, समाज में परिवर्तन लाने का टेक्स्ट बुक होता है। वैसी ही कविता होती है और वैसी ही कविता एक खुद भी लिखते हैं। ये जो अन्ना भाऊ थे, उन पर मैक्सिम गार्की का बहुत प्रभाव था और मैक्सिम गार्की ने कहा था कि वही साहित्य है जो आदमी को अंदर और बाहर से बदलता है। वही साहित्य है जो समाज में पूरा बदलाव लाता है। वही साहित्य है जो क्रांति का यलगार पुकारता है। ऐसे विश्व के एक महान साहित्य का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। बाबा साहेब आम्बेडकर का भी प्रभाव था और इस प्रभाव के रूप से खुद को संघर्ष में डालते डालते झोपड़पट्टी में रहने वाला एक बच्चा इस देश का सबसे बड़ा साहित्यिक बना। और एक ही उनका नारा था, ये दुनिया बदलनी है, ये दुनिया बदलनी है। यही ख्वाब उनके पेन से बाहर आ जाता था, यही ख्वाब उनके ओठों पे चलता था और यही ख्वाब उनके कथा, कादम्बरियाँ, लेख, शायरी जो भी है उसका सेंट्रल पॉइंट है, ये दुनिया बदलनी है। ये दुनिया क्यों बदलनी है? क्योंकि ये दुनिया इंसान के लिए लायक नहीं है। यहाँ कुछ लोग इंसान हैं और बाकी के गुलाम आए जानवर जैसे जीवन वो जी रहे हैं। ये बदलाव लाने के लिए ये सब कुछ बदलना है। यही घोषणा भी वो अपने मोर्चे में देते थे। प्रगतिशील लेखक के साथ भी उनका संबंध आया था। जब उनकी करियर शुरू हो गई थी वो भी इसके आसपास रहते थे, लेकिन उस समय वो क्या प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक वगैरह नहीं थे, लेकिन उस पेड़ के नीचे उस छांव में वो भी जाया करते थे। और उनकी जो पार्टी थी कम्युनिस्ट, जिन्होंने अन्ना भाऊ साठे को कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे बनाया। और कॉमरेड ये जो विशेषण है, ये दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे प्रेमळ, सबसे स्ट्रगलसम ऐसा विशेषण है कॉमरेड। कॉमरेड या किसी का आधार कार्ड नहीं है, ये वोटर्स कार्ड भी नहीं है और किसी के नाम पे न आने वाली मनी ऑर्डर भी नहीं है। बहुत बड़ा। और उन्होंने जिंदगी भर एक कॉमरेड को संभाल कर रखा। रणसुभे सर जी ने बड़े खुशी से, बड़े आनंद से, क्या है, जग बदलण्याचं स्वप्न घेऊन वेडा झालेला एक फकीर म्हणजे अण्णाभाऊ साठे। आणि त्यांनी जी स्वप्न बघितली समाज बदलाची, जी स्वप्न गेली अनेक वर्षे आपण आपल्या ओटावर ठेवली, आपण आपल्या मोर्चात ठेवली, आपण आपल्या चळवळीत ठेवली, त्या स्वप्नांचं, त्या समाजाचं आज काय झालेलं आहे याचा रणसुभे सरांनी काही संदर्भ देऊन, काही दाखले देऊन इथे उल्लेख केलेला आहे। पहिलं स्वप्न जे डावे लोक होते, जे प्रगतिशील लोक होते, जे आंबेडकरवादी लोक होते, त्यांचं सगळ्यात मोठं स्वप्न होतं की हा समाज जाती अंताकडे न्यायचा आहे, डिकास्ट करायचा आहे माणसाला, जातीपासून दूर न्यायचा आहे।
म्हणून आपण किती घोषणा देत होतो, किती कविता लिहित आलेलो आहोत, पुढे पण लिहिणार आहोत. हे जर आपल्या चळवळीचं मुख्य सूत्र असेल तर प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम आपल्याला काय दिसतो. त्यांनी गुजरातमधल्या नवजीवन ट्रस्टने अमेरिकेतल्या एका संस्थेच्या मदतीने गुजरातमध्ये केलेल्या सामाजिक सर्वेचा एक आढावा इथे रणसुभे सरांनी दिलेला आहे. हे जे मी काय सांगतोय ते सगळं रणसुभे सरांचं असं समजायचं. मी प्रत्येक वेळेला म्हणणार नाही रणसुभे सरांनी. आता त्यांचंच वास्तव म्हणजे त्यांचंच आहे. मी माझा एकही शब्द त्याच्यामध्ये घालत नाही आहे, कारण रणसुभे आहेत आणि कांबळे आहेत याची मला कल्पना आहे. आम्ही त्यांच्या खांद्यावर उभे आहोत, त्यांच्या खांद्यावर वाढलेलं आहोत, याचं भान आहे आम्हाला. जर जाती अंताकडे जाण्याचं स्वप्न आपण पाहत असू तर वास्तवामध्ये जाती संपण्याऐवजी जाती गच्च का होत आहेत, जाती आक्रमक का होत आहेत, जातींना नखे का फुटत आहेत, असा एक सवाल रणसुभे सरांनी केलेला आहे. गुजरातमधल्या त्या सर्वेमध्ये अंगावर शहारे आणणारे अशी एक माहिती पुढे आलेली आहे आणि तो सर्वे रोज मन की बात सांगणाऱ्या दाढीवाल्या माणसाने नाकारलेला नाही आहे. इथल्या देशातल्या प्रत्येक माणसाच्या DNA हिंदूच आहे असं सांगणाऱ्या आणि व्यवसायाने जनावराचा डॉक्टर असणाऱ्याने सुद्धा ते नाकारलेलं नाही. रणसुभेने काय दिलेला आहे मुद्दा, गुजरातमध्ये 98% खेड्यात अस्पृश्यांना सवर्णांच्या वस्तीत भाड्याने घरे मिळत नाहीत. 98% लोकांना. गुजरातमध्ये 97% लोकांना अस्पृश्यांचा स्पर्श आवडत नाही, विटाळ होतो. गुजरातमध्ये 97.2% खेड्यामध्ये धार्मिक विधीसाठी आणि मैताच्या विधीसाठी अस्पृश्यांना वरच्या वर्गातला पुरोहित किंवा पुजारी मिळत नाही. गुजरातमधल्या 98% खेड्यामध्ये हे खूप भयानक आहे. 98% दलितांना चहासाठी अजूनही हॉटेलमध्ये वेगळे कप ठेवले जातात आणि कमी अधिक प्रमाणात हीच स्थिती देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये आहे. महानगरात जे दिसत नाही ते भारतात दिसते याची आपल्याला जाणीवही नाही. असं सांगत रणसुभे सर साहित्याची व्याख्या पण करतात. अजूनही गुलाम बनून जगत असलेल्या गुलामांना तुम्ही गुलाम आहात याची जाणीव करून देतात आणि ते सातत्याने सांगत राहतात की इतिहासाने या वर्तमान पिढीवर एक मोठी जबाबदारी टाकलेली आहे. ती जबाबदारी म्हणजे आयुष्यभर समाज बदलाचं स्वप्न घेऊन लढणारे, मरणारे, त्याग करणारे, शहीद होणारे जे लोक आहेत त्यांच्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी वर्तमानावर जबाबदारी आहे आणि तो वर्तमान म्हणजे आपण आहोत. जेव्हा ही आपण जबाबदारी स्वीकारू, खरं म्हणजे ही एक संधी आहे असं समजून स्वीकारू आणि त्या संधीचं सोनं करू तर आपल्याला या परंपरेला अभिवादन केल्यासारखं होईल. आजची परिस्थिती कशी आहे हे सांगताना त्यांनी काही नामवंतांची उदाहरणं पण दिलेली आहेत. पंजाबमधले विद्रोही कवी पाट त्यांच्या एका कवितेच्या ओळीला पण त्यांनी कोट केलेला आहे. सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना. और अभी ऐसा ही युग शुरू है, ऐसा ही ऋतु शुरू है कि जहाँ रोज रोज सपनों को मारा करते हैं. जो सपना देखते हैं वो भी राष्ट्रद्रोही होते हैं और जो सपनों की बात करते हैं वो भी राष्ट्रद्रोही होते हैं. ये बहुत अच्छा पॉइंट रणसुभे सर ने इसमें रेज किया है कि अभी ये ऐसी दुनिया आ गई है, ये ऐसा कालखंड शुरू है कि जहाँ सपना देखना गुनाह बन जाता है और सपना देखना यानी कि मृत्यु के पास जाना होता है. अन्ना भाऊ के दृष्टि से साहित्य किसको बोलते हैं, उन्होंने अपने साहित्य में
बहुत सारी जगह उसकी डेफिनेशन की है, साहित्य किसको बोलते हैं। ऐसी एक डेफिनेशन जो हमें ज़्यादा जगह पढ़ने को नहीं मिळते, अशी एक व्याख्या त्यांनी दिलेली आहे साधना साप्ताहिकमधला 2020 मधल्या लेखाचा 29 पानावरचा संदर्भ देऊन त्यात अण्णाभाऊ असं म्हणतात की शब्दाला नुसताच आकार देणं सोपं असतं. तुमच्याकडे शब्द आहेत, तुम्ही त्याला पाहिजे तसा आकार देऊ शकता. शब्दाला आकार देणं सोपं आहे, पण आकाराला आत्मा देणं अवघड आहे. जोपर्यंत आकाराचं रूपांतर आत्म्यात होत नाही तोपर्यंत साहित्य तयार होत नाही, आणि जोपर्यंत असं साहित्य तयार होत नाही तोपर्यंत बदलाला प्रारंभ होत नाही. अण्णाभाऊंच्या साहित्यामध्ये तेव्हा केवळ आकाराला आलेले शब्द नव्हते, तर आत्म्याचं, आत्मसन्मानाचं, अस्तित्वाचं, प्रश्नाचं, स्वप्नांचं रूप घेऊन जन्माला आलेले शब्द होते. म्हणून त्यांचे प्रत्येक साहित्यिक कलाकृती आपल्याला लढायला प्रेरणा देते. रणशुभे सरांनी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की फकीरा कादंबरी वाचल्यानंतर, फकीरा सिनेमा पाहिल्यानंतर किंवा त्यांच्या अजून काही कादंबऱ्या वाचल्यानंतर वाचकाच्या मनामध्ये फकीरासारखं एक क्षणभर तरी वर्तन करावं अशी एक उच्च कोटीची भावना तयार होते. अपने को भी फकीरा बनना चाहिए. जो अन्नाभाऊ साठे ने अपने नॉवेल में लिखा है, ऐसा फकीरा अपने को बनना चाहिए. ये जो ऊर्जा रीडर को मिलती है उसकी वजह ये है कि अन्नाभाऊ के शब्द आकार से भी आगे चले थे. आगे चलकर वो युद्ध के मैदान पे चले थे और उधर उन्होंने शस्त्रों का रूप धारण किया था. इसलिए हर एक वाचक को लगता है, रीडर को लगता है कि जैसे अन्नाभाऊ का फकीरा है वैसे ही मुझे बंड करना चाहिए, वैसे ही मुझे आंदोलन करना चाहिए. जो व्यवस्था है उस पर तलवार लेकर भागना चाहिए. और आखिरी मुद्दा ये है, अन्नाभाऊ को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, बाबा साहेब को चाहने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, भगत सिंह को भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये सब किसी न किसी सिंबल में लटक रहे हैं. ये भक्त बन रहे हैं और हर एक के भक्त की ये मांग है, हमारे गली में पुतला खड़ा करो, हमारे गांव में पुतला खड़ा करो, हम पुतले के लिए आंदोलन करेंगे, हम स्मारक के लिए आंदोलन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे. रणशुभे सर ये बात करते हैं कि आपको क्रांति की ओर जाना है तो थोड़ा सिंबल से बाहर निकलो और थॉट तक पहुंचो. आप पुतले की मांग मत करो, किताब की मांग करो. आप पुतले की मांग मत करो, अपने मोहल्ले में लाइब्रेरी शुरू करने की मांग करो. आप पुतले का जुलूस मत निकालो, विचारधारा का जुलूस निकालो. और मेरे कहने से ये जो उनका संदेश है इस भाषण में लिखा है, वो खुद आते थे तो और मज़ा आ जाती थी. एक पेड़ के नीचे बैठकर हम ये सब सुन सकते थे, लेकिन ये हो नहीं सका. उनकी तरफ से मैं भी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ और आप भाषण पढ़े ऐसी विनती करके यहाँ रुकता हूँ. धन्यवाद.